गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हमारा टॉपिक रहेगा 10th क्लास की बुक लोकतांत्रिक राजनीति के छठे चैप्टर से, जिसका शीर्षक है राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, विपक्षी दल क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं दल, और किस देश में किस प्रकार का राजनीतिक दल है, क्या इनके काम होते हैं। तो इस तरह की चर्चा आज हम इस क्लास में करने जा रहे हैं। तो चैप्टर शुरू करते ही सबसे पहले हम यही जान लें कि राजनीतिक दल क्या होते हैं। राजनीतिक दल का अर्थ है राजनीतिक दल उन लोगों का संगठित समूह है जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से सक्रिय रहते हैं, वो होते हैं राजनीतिक दल। फिर से सुनिए, राजनीतिक दल उन संगठित लोगों का समूह है जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से सक्रिय रहते हैं। जैसे अगर हम कुछ दलों के नाम गिनाएं तो आप बताओगे बहुत सारे दल हैं हमारे देश में, लगभग 750 के करीब तो क्षेत्रीय दल है जो मान्यता प्राप्त है और राष्ट्रीय स्तर के दल भी हैं, जिसको हम आगे के चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि राष्ट्रीय और प्रांतीय दल क्या होते हैं। तो राजनीतिक दल के मुख्य तौर पर 3 भाग होते हैं। एक नेता, फिर होता है एक्टिव मेंबर्स, सक्रिय सदस्य, और फिर होते हैं उनके समर्थक। तो 3 भाग होते हैं किसी भी राजनीतिक दल के। नेता, क्योंकि नेता के बिना तो कोई भी पार्टी चल ही नहीं सकती है, फिर सक्रिय सदस्य, और फिर होते हैं उसके समर्थक। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे आप कि राजनीतिक दल क्या होता है। लोगों का समूह, संगठित लोगों का समूह जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से लगा रहता है। अंडरस्टूड। अब आगे बात आती है कि कितने प्रकार की दलीय व्यवस्था है जो प्रचलन में है। एक तो है 3 प्रकार के मुख्य तौर पर यहाँ पर पढ़ेंगे। एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था। यहाँ देखिए, एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था के बारे में हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। एक दलीय व्यवस्था क्या होती है? ऐसी व्यवस्था जिसमें सिर्फ एक ही सक्रिय दल होता है, बाकी दलों को आगे पनपने का मौका नहीं दिया जाता है। अगर किसी को राजनीति में आना भी है तो वो उसी दल के माध्यम से आ सकता है। जैसे चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसी का शासन रहता है। तो इस तरह से एक दलीय व्यवस्था जो लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। लोकतांत्रिक देशों में एक दलीय व्यवस्था नहीं होती है। अंडरस्टूड। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है चीन। फिर बात आती है द्विदलीय व्यवस्था। द्विदलीय व्यवस्था में कहा जाता है कि इसमें मुख्य तौर पर दो दल मुख्य भूमिका निभाते हैं। एक सत्ता में होता है और दूसरा उसे तानाशाह बनने से रोकता है। दूसरा दल जनता को विकल्प प्रदान करता है। इस तरह की व्यवस्था में 2 ही मुख्य दल होते हैं जो बारी बारी से सत्ता में आते रहते हैं। जैसे इंग्लैंड में और अमेरिका में, ब्रिटेन में भी लिबरल पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी 2 ही पार्टियां हैं। ऐसे ही अमेरिका में भी 2 ही मुख्य दल हैं। फिर बात आती है बहुदलीय व्यवस्था। जैसे भारत और इटली जैसे देशों में बहुदलीय व्यवस्था है। बहुदलीय व्यवस्था से अभिप्राय है जहां पर 2 या 2 से अधिक, दो दलीय हो गया, 2 दलों से अधिक दल जिसमें राष्ट्रीय स्तर के दल होते हैं उसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। तो इस तरह का उदाहरण है फ्रांस और भारत, इटली। तो ये है बहुदलीय व्यवस्था का उदाहरण। समझ गए? तो एक दलीय जिसमें एक ही प्रमुख दल होता है, द्विदलीय जिसमें 2 प्रमुख दल होते हैं, बहुदलीय जिसमें 2 से अधिक दलों की भूमिका होती है। अंडरस्टूड। अब बात आती है कि कौन सी व्यवस्था बेहतर है इनमें से, कौन सी व्यवस्था को बेहतर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है कि किस देश में कौन सी व्यवस्था ज़्यादा कामयाब रहेगी। वैसे भी कोई भी व्यवस्था धीरे धीरे प्रगति का परिणाम होती है।
एक दिन में कोई भी व्यवस्था न तो स्थापित हो जाती है और न ही ढह जाती है। तो जो दलीय व्यवस्था है किसी भी देश की, वो वहाँ के समाज की प्रकृति, वहाँ की राजनीति का स्वभाव, वहाँ की राजनीति की उठापटक, उसका इतिहास और उसकी चुनाव प्रणाली पर निर्भर करता है। जैसे भारत में बहुदलीय प्रणाली है, क्योंकि भारत बहुत ही ज़्यादा विविधताओं वाला देश है। एक या दो दल इसकी विविधताओं को नहीं समेट सकते थे, इसलिए भारत में बहुदलीय व्यवस्था प्रचलित है, बहुदलीय व्यवस्था कामयाब है। और जैसे इंग्लैंड और अमेरिका में वहाँ पर बहुत ज़्यादा विविधता नहीं है, तो वहाँ पर दो दलीय व्यवस्था कामयाब है। तो ये सारी बातें, कौन सी व्यवस्था बेहतर है, ये सब वहाँ की समाज की प्रकृति, वहाँ की राजनीति का स्वभाव और वहाँ की चुनाव प्रणाली पर निर्भर करता है। अंडरस्टूड। अब बात आती है कि गठबंधन सरकार क्या होती है। गठबंधन सरकार तब अस्तित्व में आती है जब किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से दो या दो से अधिक दलों की मिलीजुली सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। भारत में 1989 के बाद से गठबंधन की सरकारें हैं और 2004 में देखें, 2004 में, फिर 2009 में जो सरकार बनी वो थी यूपीए गठबंधन की सरकार। यूपीए यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जिसमें कांग्रेस मुख्य दल था। अंडरस्टूड। और अब 2009 के बाद 2009 से 14 तक और 2014 से अब तक, 2009 से 14 तक तो वही थी यूपीए की सरकार। 2014 में और फिर 2019 में एनडीए की गठबंधन की सरकार बनी है, एनडीए, जिसमें भाजपा मुख्य दल है। भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन की सरकार है। एनडीए मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। तो इस तरह से जब दो या दो से अधिक दलों से मिलीजुली सरकार को कहते हैं गठबंधन सरकार। और हमारे देश में 1989 से गठबंधन की सरकारें ही चलती आ रही है। अंडरस्टूड। अब बात आती है कि राजनीतिक दलों के कार्य क्या है। इससे पहले एक और बात पढ़ लेते हैं हम कि शासक दल क्या होता है और विपक्षी दल क्या होता है। शासक दल तो वो दल होता है जो सत्ता में आता है, जो सरकार चलाता है। जैसे अभी भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है, गठबंधन सरकार है हरियाणा में भी, और सेंटर में भी भाजपा के गठबंधन की सरकार है। एक होता है विपक्षी दल। विपक्षी दल वो दल होते हैं जो बहुमत में नहीं आते, जो सत्ता में नहीं आते, उनके वोट कम रह जाते हैं, तो वो विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। संसद के सदस्य तो वो होते हैं, लेकिन वो सरकार नहीं चलाते। उन्हें, उन दलों को कहते हैं विपक्षी दल। विपक्षी दल भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे टॉपिक में चलते चलते। तो अभी आप इतना ही जान लो कि शासक दल क्या होता है, विपक्षी दल क्या होता है। शासक दल जो सरकार चलाते हैं, विपक्षी दल जो सरकार के विपक्ष में बैठते हैं, जिन्हें सत्ता प्राप्त उस समय नहीं होती है। ओके, तो आइए अब इन दलों के कार्य पढ़ लेते हैं कि राजनीतिक दलों के क्या क्या कार्य हैं। थोड़ा सा अपने दिमाग को खोल करके बैठिए कि जो राजनीतिक दल है, जो सरकार जो काम कर रही है, वो क्या क्या काम कर रही है। किसी भी दल को अपने दिमाग में लेके आइए, इमेजिन करिए कि वो दल क्या क्या काम कर रहे हैं। आए दिन आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, टीवी पे सुनते होंगे न्यूज़ में कि सरकार ने ये काम किया, वो काम किया। तो इस तरह से अपना एक विजन बनाइए। आइए देखिए, यहाँ से हट ले लेते हैं हम दलों के कार्य। सबसे पहला काम तो होता है दलों का चुनाव लड़ना। राजनीतिक दल चुनाव के समय अपने प्रतिनिधि चुनाव मैदान में उतारते हैं। हम कहते हैं ना, उसको टिकट मिल गई, इसको टिकट मिल गई। तो राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को अपने चुनाव चिन्ह पर टिकट दे देते हैं और वो दल फिर वो उम्मीदवार फिर अपनी विधानसभा या लोकसभा जिस भी सीट के लिए चुनाव हो रहा है वहां पर जाकर के मतदाताओं को अपनी तरफ अपनी नीतियों के बारे में बताते हैं, अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला काम है चुनाव लड़ना। दूसरा काम है नीतियों और कार्यक्रमों को जनता के सम्मुख रखना। आपने चुनाव के दौरान देखा होगा कि दल प्रचार करते हैं, चुनाव के दौरान अपनी अपनी नीतियां जनता के सामने लाते हैं, मतदाताओं को आकर्षित करते हैं अपनी अपनी नीतियों के माध्यम से।
ताकि वो मतदाता उन्हें वोट दें और वो चुनाव जीत करके सत्ता में आए। अंडरस्टूड? तो नीतियों और कार्यक्रमों को जनता के सम्मुख साझा करते हैं। फिर बात आती है कानून निर्माण में सहायक। सभी प्रकार के कानून विधानसभा या लोकसभा या संसद में बनाए जाते हैं। राज्यों की देखें तो हम विधानसभा में बनाए जाते हैं। तो इस तरह से कानून बनाने में राजनीतिक दल ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि संसद के सदस्य किसी न किसी राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं और वो अपना कोई जो भी नीति और कार्यक्रम जनता के भले के लिए बनती है, जो भी कानून बनते हैं, उसमें अपनी भूमिका निभाती है। अंडरस्टूड? फोर्थ पॉइंट है हमारा, विपक्षी दल सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करते हैं। जो दल विपक्ष में बैठता है, आपने कभी लोकसभा की कार्यवाही देखी हो, किसी भी स्तर की कार्रवाई देखिएगा, उसमें आपको पता चलेगा कि किसी भी एक मुद्दे पर दूसरा जो दल है वो भी अपनी प्रतिक्रिया देता है और जो भी बात उन्हें गलत लगती है सरकार की, उसे उसकी आलोचना संसद में कर दी जाती है। ये भी दलों का कार्य है। अगर ऐसा ना हो तो फिर सत्ताधारी दल अपनी मनमर्जी चलाएगा और एक न एक दिन वो निरंकुश हो जाने का खतरा भी रहता है। फिर नेक्स्ट हमारा दल ही सरकारी मशीनरी और सरकार के द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों को तक जनता की पहुंच को आसान बनाते हैं। राजनीतिक दल ही अपनी नीति और कार्यक्रमों का बढ़ चढ़कर प्रचार करते हैं, जनता को आए दिन बताते हैं कि हमने ये काम किए हैं। जैसे कोई भी उद्घाटन होता है या कोई भी किसी भी तरह का कोई नया काम शुरू किया जाता है, तो राजनीतिक दल अपने इन कामों का जनता को बताते हैं, जनता को उनकी नीतियों के बारे में बताते हैं कि ग्रामीण स्वरोजगार के लिए सरकार क्या क्या कार्यक्रम चला रही है, महिलाओं के लिए सरकार क्या क्या कार्यक्रम चला रही है, विदेशी मामलों से संबंधित क्या सरकार की नीतियां हैं, और जैसे कि कोई खरीद फरोख्त का मामला है या कोई किसानों के जो समर्थन मूल्य का मामला है, अगर जब भी बढ़ाया जाता है या खाद का मूल्य घटाया जाता है, पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी या कमी की जाती है, तो इस तरह की सारी चर्चा राजनीतिक दल जनता के सम्मुख लाते हैं और जनता इन कार्यक्रमों से अपना लाभ उठाती है। ओके, अब आगे बात आती है लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं, क्योंकि कोई भी लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना नहीं चल सकता है। राजनीतिक दल ही हैं जो जनता तक पहुंच बनाते हैं, वही जनता के आम लोगों तक जुड़ करके आम लोगों की बातों के आधार पर, उनकी ज़रूरतों के आधार पर नीतियां और नियम बनाते हैं। और आपको तो पता है कि लोकतंत्र जनता का शासन होता है और जनता तक जो कड़ी का कार्य करते हैं वो राजनीतिक दल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है दृढ़ सरकार की स्थापना करने में सहायक है। राजनीतिक दल ही हैं जो एक अच्छी सरकार की स्थापना करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जन कल्याण के कार्यों को करके लोकतंत्र को सफल बनाते हैं। तो इस तरह से ये हमारे कुछ कार्य थे। ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राजनीतिक दलों के कार्य हर साल पे पूछा जाता है पेपर में कि राजनीतिक दलों के मुख्य कार्य लिखे। एक बार इसका रिकैप कर लेते हैं फटाफट। पहला है चुनाव लड़ने का कार्य करते हैं, फिर है जनता की सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाते हैं, मतदाताओं के सम्मुख रखते हैं। फिर बात आती है कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। फिर चौथी बात आती है हमारी विपक्षी दल गलत नीतियों की आलोचना करते हैं और फिर सरकार के कार्यक्रमों को जनता तक पहुंच बनाते हैं, लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। और इसके आपने एक्सप्लेनेशन भी जरूर ही करनी है। ये कम से कम 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा। ओके, अब बात आती है कि विपक्षी दलों के क्या कार्य है। कई बार ये भी आ जाता है, ये 5 नंबर में नहीं आता, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है मैक्सिमम टाइम, कि विपक्षी दलों के क्या कार्य है। देखो बच्चों, अभी हमारे देश में सत्ताधारी दल है एनडीए की गठबंधन वाली भाजपा का सत्ताधारी दल है अभी, और विपक्ष में कौन है? कांग्रेस पार्टी और उसका गठबंधन। तो कांग्रेस पार्टी क्या क्या कार्य करेगी आज के दिन, जबकि सरकार तो भाजपा चला रही है, विपक्ष में कांग्रेस बैठी है, उसके क्या क्या कार्य होंगे? सबसे पहली बात तो है सरकार को निरंकुश बनने से रोकता विपक्षी दल। सरकार की नीतियों की आलोचना करता है। सरकार जो भी कार्य कर रही है उसकी सही मंशा जनता तक पहुंचाता है। सरकार के कार्यों में, सरकार की नीतियों में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, उन बातों को जनता के सामने लाता है और संसद में भी
मंत्रियों से प्रश्न पूछ करके, पूरक प्रश्न पूछ करके मंत्रियों से किसी भी नीति के बारे में जवाब देता है। तो इस तरह से सरकार की आलोचना करते हैं और सरकार को निरंकुश बनने से विपक्षी दल रोकता है। तीसरी बात है, इसमें सरकार राजनीतिक चेतना जागृत करता है। सरकार की बातों को में जनता को शामिल करता है, जनता की बातों को सरकार तक पहुंचाता है। इस तरह से एक राजनीतिक चेतना का जन्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें राजनीतिक विकल्प प्रस्तुत करता है। राजनीतिक विकल्प कैसे प्रस्तुत करता है कि अगर मान लो सत्ताधारी दल है जो आज वो सही काम नहीं कर रहा है, तो आगे आने वाले चुनाव में जनता के सामने ये विकल्प रहता है कि वो अब वाला जो सत्ताधारी दल है जो सही काम नहीं कर रहा उसको छोड़ करके दूसरे दल को वोट दे और सत्ता में लाए। तो अगर मान लो विपक्षी दल नहीं होगा तो जो सत्ताधारी दल है वो अपनी सारी बातें अपनी चलाएगा, निरंकुश बन सकता है। तो इस तरह से जो विपक्षी दल है वो राजनीतिक विकल्प भी प्रस्तुत करते हैं और लोकतंत्र की मजबूती के लिए दूसरे दलों का होना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। आई होप आप समझ गए होंगे आज का पूरा टॉपिक। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आगे आने वाली क्लासेस में भी ये रहेगा, आपको अभी इसको याद करना है। सबसे ज़्यादा मार्क्स का ये पेपर में आता है। ओके, थैंक यू।